गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट के चुंबकीय व्यवहार, उनमें चुंबकत्व के कारण और उन्हें ज्ञात करने की विधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। परमाणु के रूढ़ यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार की होती है, कक्षीय गति और चक्रण गति। तो कक्षीय गति क्या होती है, यानी कि कक्षा के अंदर गति। जैसे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्ताकार कक्षों में गति करते हैं, तो उनकी तुलना हम एक वृत्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा से कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसके फलस्वरूप एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। दूसरा है चक्रण गति, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में गति करता है तो उस समय वह अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के चक्रण के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो जब किसी चुंबक को दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, अथवा यदि किसी चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, अथवा किसी चुंबक पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, तो दोनों के चुंबकीय क्षेत्र परस्पर इंटरेक्शन करेंगे। तो चूंकि पदार्थ के परमाणु छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, अतः यदि किसी पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो पदार्थ अपने कक्षीय आघूर्ण व चक्रीय आघूर्ण के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इंटरेक्शन करेगा। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं संक्रमण धातुओं में चुंबकीय व्यवहार को। तो संक्रमण धातुएं जो है वो तीन प्रकार का चुंबकीय व्यवहार दर्शाती है, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व, जिसे हम फेरोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। सबसे पहला है डायामैग्नेटिज्म या प्रतिचुंबकत्व। ये क्या होता है, यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाए तो ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इस गुण को हम प्रतिचुंबकत्व या डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लगती है, अतः ऐसा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगता है। इसी कारण से यदि ऐसे पदार्थ की एक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में लटकाया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण हम जानते हैं कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा। अतः यदि ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है और कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण एकदम समान और विपरीत होते हैं। अतः ऐसे यौगिकों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य। तो प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है वह प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, क्योंकि प्रतिचुंबकत्व या डायामैग्नेटिज्म जो है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों का करैक्टर है और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में होते हैं। लेकिन यह प्रदर्शित केवल उन्हीं पदार्थों में होता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो, क्योंकि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनमें अनुचुंबकत्व भी पाया जाएगा। और अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म जो है दो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले गुण हैं, और हमेशा पैरामैग्नेटिज्म की तुलना में डायामैग्नेटिज्म सदैव ही बहुत दुर्बल होता है। अतः अनुचुंबकत्व की उपस्थिति में प्रतिचुंबकत्व शो नहीं होगा। तो प्रतिचुंबकत्व यानी कि डायामैग्नेटिज्म न तो ताप पर निर्भर करता है और न ही चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H पर, लेकिन यह चुंबकीय प्रवृत्ति काई पर निर्भर करता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रेरण B का मान जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H से सदैव कम होता है। अतः जो है चुंबकीय पारगम्यता का मान चुंबकीय तीव्रता से कम हो जाएगा और काई यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होगा। और ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय तीव्रता है I वो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H का विरोध करेगी और पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। दूसरा जो है
वो है अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म। यानी कि संक्रमण धातुओं में जो दूसरे प्रकार के चुंबकीय करैक्टर है वो है अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से निर्वात या शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दें, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इन गुणों को अपन कहते हैं अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म। तो अतः एक अनुचुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः यदि ऐसे पदार्थ की एक छड़ को मुक्त अवस्था में दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटका दिया जाए तो जो छड़ है वो दोनों ध्रुवों के बीच में व्यवस्थित होने का प्रयास करेगी। तो जिन पदार्थों में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता है। फलतः ऐसे पदार्थों में कुछ स्थायी एवं निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। अतः ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो अनुचुंबकीय अणु स्वयं को एक आदर्श स्थिति में अभिविन्यासित करने के लिए मुक्त होते हैं। इन अणुओं पर दो प्रकार के विपरीत बल कार्य करते हैं। पहला तो है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H जो कि अणुओं को अपनी दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, और दूसरी जो है वो थर्मल एनर्जी KT जो कि अणुओं को बेतरतीब यानी कि रैंडम करने का प्रयास करते हैं। तो कम ताप पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी हो जाता है, अर्थात अणुओं का अनुचुंबकत्व ताप और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए B यानी कि चुंबकीय प्रेरण का मान जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H से ज़्यादा होता है। चूँकि चुंबकीय पारगम्यता P का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान धनात्मक होता है, और ऐसी स्थिति में चुंबकीय तीव्रता I का मान जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H की दिशा में कार्य करेगा। फलतः ऐसे पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। तीसरा संक्रमण धातु में जो है चुंबकीय गुण दर्शाती है वो है लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म। तो पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व का ही एक विस्तृत रूप है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है, यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। इस गुण का प्रदर्शन कुछ ही पदार्थों के द्वारा किया जाता है जिनमें कि आयरन प्रमुख है। तो इसी कारण इस गुण का नाम फेरोमैग्नेटिज्म पड़ा, और ऐसे पदार्थों को अपन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब उपयुक्त विवेचन से क्या निष्कर्ष निकला कि किसी तत्व के परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं तो उनमें अधिकांश तत्वों में अनुचुंबकत्व पाया जाता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कि अनुचुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये ऐसे जो सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो किसी पदार्थ में अनुचुंबकत्व की आवश्यक शर्तें क्या है? उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना। लेकिन किसी पदार्थ में फेरोचुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म शो करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अलावा निम्न शर्तों का होना भी आवश्यक है। तो पहली शर्त है कि उस सब्सटेंस में जो है परमाणुओं में ऊर्जा की पट्टियाँ सक्रिय होनी चाहिए और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर स्थित होने चाहिए, मतलब इतने पास पास स्थित होने चाहिए कि उनके परमाणविक कक्षक परस्पर अतिव्यापन करें और आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना लें, नहीं तो क्या इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। दूसरी शर्त है दो इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से संबद्ध ऊर्जा को हम एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं, यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो इससे जो ऊर्जा रिलीज होती है इसे हम एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं। तो फेरोचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में होता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, अर्थात फेरोचुंबकत्व के लिए तत्व की परमाणविक संख्या अधिक होनी चाहिए। परमाणु संख्या अधिक होगी तभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल जो है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक डोमिनेंट होगा। तीसरी शर्त है कि परमाणु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भी स्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि परमाणु अगर दूर दूर स्थित होगा तो एक्सचेंज इंटीग्रल का मान बहुत कम हो जाएगा और ऊर्जा कम होने से तंत्र को स्थायित्व नहीं मिल पाएगा। तो संक्रमण धातुओं में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
अतः संक्रमण धातुओं का अनुचुंबकीय व्यवहार एक महत्वपूर्ण गुण है। लगभग सभी संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण दर्शाती है। आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे धातु फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसका कारण इनमें पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना, उच्च परमाणविक संख्या होना व उपयुक्त परमाणुीय आकार होना है, जिसके कारण इनके मध्य आदर्श दूरी होती है और न ही बहुत कम न बहुत ज़्यादा, और इनके एक्सचेंज इंटीग्रल के मान भी उपयुक्त होते हैं जो तंत्र को स्थायित्व बनाए रखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो ये 3 शर्तें जो है फेरोमैग्नेटिज्म को शो करने के लिए, लोह चुंबकत्व को शो करने के लिए आयरन, कोबाल्ट और निकल में पाई जाती है। अब है गोय विधि द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करना। तो किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की एक सरल और उत्तम विधि है। इस विधि में एक विशेष प्रकार की गोय बैलेंस पाई जाती है, जिसमें पहले उस पदार्थ को तोल लिया जाता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है। बाद में पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है और पदार्थ के भार में अंतर को ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिचुंबकत्व पदार्थों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः उनका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। ऐसे पदार्थ पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो उनमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बन जाएगा, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। फलतः ऐसा पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे उसके भार में थोड़ी कमी आ जाएगी। जबकि एक अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण वे चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वह पदार्थ दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में खिंच जाएगा, जिससे उसके भार में वृद्धि हो जाती है। तो पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन की सहायता से उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को परिकलित किया जा सकता है। तो किसी भी परमाणु अथवा आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण के मान को परिकलित किया जा सकता है। इसके लिए निम्न सूत्र की सहायता ली जाती है। μs = रूट में n गुणा n+2 बोर मैग्नेटोन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की इकाई है, यूनिट है बोर मैग्नेटोन। यहाँ पर n जो है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एंड μs जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। अब देखो कि कुछ यौगिकों में चुंबकीय आघूर्ण के मान जो है वो अपेक्षित या परिकलित मानों से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 जो कॉम्प्लेक्स यौगिक है उसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। अतः आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0, यानी कि जो है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट का मान 4.9 आना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। K4FeCN6 जो है ये यौगिक प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वास्तव में नहीं पाए जाते। इसका कारण क्या है कि Fe+2 के d इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित हो जाते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि साइनाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण आयरन +2 के जो 6 d इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे युग्मित हो जाते हैं और इनके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। इस कारण होना तो व्यवहार अनुचुंबकीय होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 आना चाहिए था, लेकिन वास्तव में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है 0, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। ओके।